प्राइमरी शिक्षा में सुधार को लेकर सरकार की कोशिशें कारगर साबित होती दिखाई दे रही हैं। खासकर नई शिक्षा नीति के चलते प्राइमरी शिक्षा को लेकर बच्चों का रुझान बढ़ा है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी कि असर रिपोर्ट जो बड़ी फेमस है, जो कि प्रथम संस्था द्वारा तैयार की जाती है, इसकी माने तो प्राइमरी शिक्षा में ये सुधार डिजिटल क्रांति के चलते हुआ है। स्मार्टफोन से पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन सरकारी प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की घटती संख्या निश्चित तौर पर सरकार के लिए चिंता की बात हो सकती है। घटना हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पैंडेमिक के दौरान इसमें इजाफा देखा गया था। गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट्स में इजाफा देखा गया था, लेकिन ये एनरोलमेंट अब वापस प्री पैंडेमिक लेवल पर आ गया है। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि शिक्षा में सुधार हो रहा है, गुणवत्ता ठीक ठाक हो रही है, लेकिन सरकारी स्कूलों में जो एनरोलमेंट घट रहा है, इसके थोड़ा सा अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे। और भी इस रिपोर्ट में बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हमारी एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा बताती हैं कि उसमें क्या कुछ चल रहा है। बहुत ही ख़ास मेहमान के साथ मैं करूंगा इस पर चर्चा, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। देश में बुनियादी शिक्षा को लेकर एक अच्छी खबर है। खासकर डिजिटल साक्षरता की दर में बढ़ोतरी देखने को मिली है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर कई अहम सुधार सामने आए हैं। दरअसल प्राइमरी शिक्षा में ये सुधार कोरोना काल के बाद देखने को मिला है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी ASER की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 3 और 5 के छात्रों के बुनियादी पढ़ने और गणितीय कौशल में कोरोना महामारी के बाद काफी सुधार देखने को मिला। इस रिपोर्ट के मुताबिक 57% टीनेजर्स स्मार्ट डिवाइस का इस्तेमाल पढ़ाई लिखाई के लिए करते हैं, जबकि 76% टीनेजर्स इसका इस्तेमाल सोशल मीडिया जैसी गतिविधियों के लिए करते हैं। ASER की सालाना शिक्षा रिपोर्ट की माने तो डिजिटल साक्षरता में स्मार्टफोन रामबाण साबित हुआ है। यही वजह है कि 14 से 16 एज ग्रुप के 90% बच्चों के घर में स्मार्टफोन की उपलब्धता है। इनमें से करीब 82% बच्चे स्मार्टफोन का बखूबी इस्तेमाल भी करते हैं। रिपोर्ट की माने तो लड़कों में करीब 36% और लड़कियों में करीब 27% के पास अपना स्मार्टफोन है। वहीं बात स्मार्टफोन के जरिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल की हो तो 76% टीनेजर्स इसके आदी हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 14 से 16 साल की आयु वर्ग के 57% बच्चे स्मार्ट डिवाइस का इस्तेमाल एकेडमिक एक्टिविटीज के लिए करते हैं। ASER की इस रिपोर्ट में रूरल इंडिया के 605 जिलों को शामिल किया गया है। इसके सैंपल साइज की बात करें तो इस सर्वे में करीब 6.5 लाख बच्चे शामिल हुए। अब जहां तक रही बात प्राइमरी शिक्षा में बच्चों के बढ़ते रुझान की, तो इसके लिए निश्चित तौर पर शिक्षा नीति में बदलाव और नई शिक्षा नीति इसकी एक बड़ी वजह है। रिपोर्ट की माने तो प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति दर में बढ़ोतरी के जो आंकड़े दिए गए हैं, उसके मुताबिक सरकारी प्राइमरी स्कूलों में छात्रों की एवरेज अटेंडेंस करीब 76% रही, जो साल 2022 में 73% और 2018 में 72.5% थी। वहीं शिक्षकों की एवरेज उपस्थिति 2018 के 85% से बढ़कर 2024 में 87.5% हो गई। निश्चित तौर पर प्राइमरी शिक्षा को लेकर ये आंकड़े अच्छे संकेत माने जा सकते हैं। प्राइमरी शिक्षा का बढ़ता दायरा भले ही संतोषजनक नजर आ रहा है, लेकिन इसका नकारात्मक पहलू ये है कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 60 से कम बच्चों वाले स्कूलों का प्रतिशत 2022 में जहां 44% था, वो 2024 में बढ़कर 52% हो गया। ऐसे में बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए अधिक से अधिक बच्चों को स्कूलों तक लाने में सरकार की ओर से अभी और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर धीर झिंगरन फाउंडर हैं लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन के, पूर्व डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के और मेंबर ऑफ द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर NCF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर झिंगरन आपका हमारे शो में। सर, असर की ये रिपोर्ट कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव बातें बता रही है। आपकी नज़र में ओवरऑल देश की जो स्कूली शिक्षा व्यवस्था है, इस रिपोर्ट के हिसाब से वो किस दिशा में जा रही है? ठीक ठाक है सर, या कुछ चिंताएं आपको नजर आती हैं? नमस्कार। इस बार पहली बार असर की रिपोर्ट एक दशक में कुछ अच्छी खबर लेकर आई है। यहाँ पर देखा गया है कि जो कोविड के समय में 2022 में बच्चों के सीखने के स्तर में काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी कमी आई थी, 2024 में अब उसमें काफ़ी अच्छी वृद्धि आई है। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है इस 2024 के जो असर की रिपोर्ट है। और एक और जो पॉजिटिव नतीजा यहाँ देखने को मिलता है
कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में ये वृद्धि सबसे अधिक है। तो ये पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पर। ऑल राइट सर। और इसके साथ एक और चीज़ मैं कहूँगा। हाँ जी, या प्लीज कंटिन्यू सर। तो एक और चीज़ कहूँगा कि ये जो वृद्धि देखने को मिली है, इसका एक सबसे बड़ा श्रेय जाता है जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और उसके साथ शुरू हुआ था एक कार्यक्रम जिसको निपुण भारत मिशन कहते हैं। और इसमें फोकस ये था कि जो बच्चे 3 वर्ष से लेके और 8-9 वर्ष के प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनकी फाउंडेशनल लर्निंग, बुनियादी कौशल, जैसे कि कितने शब्द और वाक्य पढ़ पाते हैं, गणित के ऑपरेशंस कैसे कर पाते हैं, उसको मापा गया था। और इस पर बहुत फोकस था निपुण भारत मिशन में। और अब ये देखने को मिला है कि इन 3 वर्षों में जो काम हुआ है, राज्य सरकारों ने किया है और पूरी शिक्षा व्यवस्था ने किया है, उससे कोविड में जो कम हुआ था, जो लर्निंग लॉस हुआ था, उससे बच्चे उभर के आ पाए हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। एक और हाईलाइट मैं आखिरी बताना चाहूँगा असर 2024 की, कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जिसको हम कहते हैं प्री स्कूल के अंदर बच्चों के नामांकन में बहुत अच्छी वृद्धि हुई है। अब 80% बच्चे 3 से 5 वर्ष के किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, या तो आंगनवाड़ी में पढ़ रहे होंगे, या वो प्राइवेट स्कूल में हैं, या सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से पहले। तो ये बहुत अच्छी एक खबर है। और NEP 2020 ने भी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को बहुत फोकस दिया था। हम ये सब जानते हैं कि ये एक ऐसा समय है 3 से 5-6 वर्षों का बच्चों का, जहां उनके मस्तिष्क का विकास सबसे तेज़ी से होता है। और उस समय अगर हम ज़्यादातर बच्चों को या सभी बच्चों को एक अच्छी सामग्रिक शिक्षा, होलिस्टिक एजुकेशन दे सकें, तो उनके आगे की लर्निंग जो है बहुत अच्छी रहेगी। और हम ये देख पाएंगे कि वो स्कूल में सफल हो पाएंगे। एब्सोल्युटली सर। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे, जिसका आपने फाउंडेशनल स्किल्स का बात किया, जिसमें रीडिंग और अर्थमेटिक आता है, इसमें क्लास 3 का जो रीडिंग फ्लुएंसी था 2022 में, वो 20.5% था। 24 में ये काफ़ी अच्छा इसमें सुधार दिख रहा है, 27.1% हो गया है। अच्छी बात क्या है, जो रिकवरी है वो गवर्नमेंट स्कूल्स उसमें लीड कर रहे हैं। और ख़ास तौर से FLN गेम्स में हम देख रहे हैं कि क्लास 3 सब्सट्रैक्शन स्किल्स के अगर हम देखें तो गवर्नमेंट स्कूल्स में 2022 से 2024 के बीच में अगर आप नंबर्स देखेंगे तो 36.6% ये नंबर आ रहा है, जबकि प्राइवेट स्कूल्स में ये जो गेन है ये मात्र 10.2 का है। तो लीड हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में शिक्षा का स्तर उभर रहा है, अच्छा हो रहा है। बट सर, जो सबसे बड़ा थोड़ा सा चिंता का विषय है वो अभी भी गवर्नमेंट स्कूल एनरोलमेंट्स को लेकर है, जो पैंडेमिक में तो बढ़ा था। 2018 में 65.6% था, 2022 में ये 72.9% हो गया। अच्छा लगा था उस समय ये नंबर देखकर, लेकिन 24 में सर ये रिवर्स हो गया और वापस ये प्री पैंडेमिक लेवल यानी कि 66.8% पर आ गया। तो ये स्कूल्स की शिक्षा व्यवस्था बढ़ रही है, अच्छी हो रही है गवर्नमेंट स्कूल्स की, बट एनरोलमेंट्स घट गए हैं सर, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। कोविड के समय एनरोलमेंट्स में इंक्रीज़ हुआ था गवर्नमेंट स्कूल्स में, और फिर वो बच्चे फिर छोड़कर कुछ प्राइवेट स्कूल्स में गए हैं। जो समाज का, परिवारों का, घरों का विश्वास है गवर्नमेंट स्कूल्स पर, उसको बढ़ाना पड़ेगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है और वहाँ पर भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये धीरे धीरे हमको बनाना है। अभी तक असर सर्वेक्षण हमको 20 साल से बताते रहे हैं कि स्कूलिंग डज नॉट इक्वल लर्निंग, मतलब बच्चे स्कूल तो आ रहे हैं पर वहाँ सीख नहीं रहे अच्छी तरह से। तो ये अगर परिवार पूरा समाज देखेगा कि सरकारी स्कूलों में भी
पढ़ाई अच्छी हो रही है, बच्चे अच्छा सीख रहे हैं, तो ये जो ट्रेंड आप बता रहे हैं ये फिर से रिवर्स हो सकता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो इस समय कुछ वृद्धि हुई है सीखने के स्तर में, लर्निंग में इम्प्रूवमेंट आया है, इसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत समझदार होते हैं। वो जानते हैं कि बच्चे कहाँ सीख रहे हैं, कौन सा स्कूल उनके लिए अच्छा है। तो अगर ये देखा जाए, वो देखेंगे कुछ समय तक कि यहाँ पर अन्य बच्चे जो हैं, जो जा रहे हैं सरकारी स्कूलों में, वो अच्छी तरह सीख रहे हैं सभी विषयों में, तो शायद उनका जो विश्वास है वो सरकारी स्कूलों पर वापस आएगा। सर, एक तरफ हम देखते हैं असर जैसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं जो हमें थोड़ा सा डेटा ड्रिवन एनालिसिस करने का मौका देती हैं, बट ओवरऑल सर आपका जो देश की स्कूली शिक्षा है उसको लेकर आपका अवलोकन क्या है? वीआरएस लेने से पहले आप बड़े जिम्मेदार पदों पर रहे हैं सर भारत सरकार में, और आपके अपने ऑब्जर्वेशंस होंगे, आपके अपने अनुभव भी होंगे। बार बार सर यही कहा कंक्लूजन बार बार यही कहा जाता है, भले ही वो एक सतही कंक्लूजन हो, कि हमारे देश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था अभी भी ठीक नहीं है, और इस वजह से जो हम आगे चलकर बहुत बड़ा स्किल गैप देखते हैं, अनएम्प्लॉयबिलिटी के इश्यूज देखते हैं, प्रोडक्टिविटी के इश्यूज देखते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम ज़रा फोकस आजकल हायर एजुकेशन पे कर रहे हैं, पर लोग कहते हैं कि आपकी जड़ें उतनी ज़्यादा अच्छी मजबूती से सिंचित नहीं हुई, इसलिए आप स्कूलों पर ध्यान दीजिए। तो वहाँ कहाँ गड़बड़ है सर, और कहाँ चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता है? बहुत बड़ी बात कही आपने कि हमारा फोकस होना चाहिए जड़ों पर। जैसे मैंने पहले कहा था कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है वो सबसे ज़रूरी है। जो बच्चे 3 से 5 वर्ष के, उनको अगर हम बहुत अच्छा एक सामग्रिक विकास का वातावरण दे सके, उसी तरह प्राथमिक शिक्षा में भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ तक अगर बच्चे अच्छी तरह नहीं सीख पाएंगे तो आगे जाकर सारी स्कूली व्यवस्था और जो आप बता रहे हैं स्किल्स वगैरह, वो बेकार हो जाएगी। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पर। जिन देशों को हम एशियन टाइगर्स कहते हैं, हम सब ने सुना है, साउथ कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, इन्होंने एक काम किया था। 70 और 80 के दशकों में प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था। उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम था कि सभी बच्चे अच्छी तरह से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करें, और उसके रिज़ल्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि हमको प्राइमरी एजुकेशन पे जड़ों पर बहुत फोकस बनाए रखना है, और ये नहीं सोचना है कि थोड़ा सा असर के रिज़ल्ट्स में इम्प्रूवमेंट आ गया तो इसका मतलब हम संतुष्ट हैं इससे। अभी बहुत काम बाकी है। मैं एक उदाहरण दूंगा यहाँ पर। अभी असर के रिपोर्ट में दिखा है कि 50% से कम बच्चे जो कक्षा 5 में हैं वो कक्षा 2 का पाठ अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। अब देखिए कैसी स्थिति है कि 50% से कम बच्चे जो हैं वो कक्षा 2 का पाठ पढ़ पाते हैं। दूसरी चीज़ जो हमको याद रखनी है, जो आप जड़ की बात कर रहे थे, यहाँ पर फाउंडेशनल स्किल्स में, चाहे वो गणित हो या भाषा हो, निपुणता या महारत, जिसको मास्टरी कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बच्चा धीरे धीरे किसी तरह से पढ़ रहा है। धारा प्रवाह, फ्लुएंट रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए, जिससे कि वो आगे की शिक्षा अच्छी तरह प्राप्त कर सके। अभी हम वहाँ कहीं पर उसके पास नहीं हैं। तो बहुत सारा काम बाकी है हमारा भी, जो प्राइमरी एजुकेशन में हमको करना है, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी और करना पड़ेगा। एक और चीज़, चैलेंज की बात जो आप बता रहे थे कि मेरे एक्सपीरियंस की बात, और असर जैसी रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि अभी बहुत विषमताएं हैं, इनइक्विटीज़ या डिस्पैरिटीज़ हैं। असर की रिपोर्ट भी दिखाती है कुछ स्टेट्स आगे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आगे हैं, कुछ पीछे हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे आदिवासी क्षेत्र हैं, बहुत रिमोट एरियाज़ हैं, जहाँ पे लर्निंग लेवल्स अभी भी बहुत लो हैं। एक ही स्कूल के अंदर अभी अगर आप देखेंगे, जो बहुत सारे अन्य स्टडीज़ और सर्वेक्षण होते हैं, कि लगभग 25% बच्चे उसी क्लास में लगभग नहीं के बराबर सीख रहे हैं। ओवरऑल रिजल्ट्स में कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, पर अगर हम समता की
समता को देखते हैं, एक्विटी को अपना यार्डस्टिक बनाते हैं, क्योंकि फाउंडेशनल स्किल सब बच्चों को होनी चाहिए और मास्टरी लेवल पे होनी चाहिए। तो अगर 25% बच्चे कुछ भी नहीं सीख रहे तो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने। तो हम जितना भी काम करते हैं हमको बहुत स्ट्रांगली एक्विटी फोकस रखना चाहिए। एक्विटी शुड बी द फोकस कि सभी बच्चे सीखें, और उसके लिए जो भी किया जा सकता है, कई संस्थाएं हैं जैसे मेरी है लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन, अन्य भी, इस चीज़ को देखना है कि जो बच्चे बॉटम ऑफ द लैडर हैं उनको हम कैसे सपोर्ट करें, जो वंचित परिवारों से आ रहे हैं वो अच्छी तरह सीख पाएं। एब्सोल्युटली सर। और देखिए ये रिपोर्ट एक बहुत अच्छी चीज़ को हाईलाइट करती है, और वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड अर्जेंसी। ये रिपोर्ट साफ कहती है कि अगर आपने अभी एक्ट नहीं किया, जिस FLN मास्टरी की बात सर कह रहे थे, अगर आपने वो हासिल नहीं किया, आप 100 मिलियन चिल्ड्रन को लेकर अगर चलेंगे, इन फाउंडेशनल स्टेजेस को लेकर अगर आप चलेंगे, तो भारत के पास मात्र 15 साल हैं। 15 साल, और 15 साल में अगर आपने बच्चों में FLN मास्टरी तैयार नहीं की तो वर्कफोर्स रेडीनेस के लिए खतरे उत्पन्न हो जाएंगे। जो हम कह रहे हैं ना कि हमारा देश यंग है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, वो 15 साल बाद नहीं रहेगा, और हम फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक मिड इनकम कंट्री के ट्रैप में फंस जाए। इसलिए अर्जेंसी भी कही गई है, इसलिए एक्ट करना होगा। एंड सर, एक्ट करने के लिए आपको टीचर ट्रेनिंग को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हम बहुत ये स्पष्ट है, हम आसपास देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में, यानी कि जहाँ पर अच्छा टीचर आ रहा है, यानी कि उसने एग्ज़ाम पास किया हुआ है, उसका एजुकेशनल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ब्रिलियंट है, तब जाके वो सरकारी शिक्षा में पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं, पर वहाँ हमारे पास एनरोलमेंट नहीं है। प्राइवेट में जो बच्चे, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो बड़े पार्ट टाइमर्स होते हैं, पार्ट टाइमर हाउसवाइफ्स हो गई, जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए अपने जीवन में, तो टीचिंग का जॉब आनन फानन में ले लिया। अब ऐसे टीचर्स के ऊपर जिम्मेदारी है प्राइमरी एजुकेशन की, तो सर इसको कैसे ठीक किया जाएगा? बिल्कुल सही बात है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। उनका अब चैलेंज क्या है कि एक तो वो अच्छे मोटिवेशन से काम करें, उनका अच्छा प्रशिक्षण हो, अच्छी तैयारी हो, और एक अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही हो कि बच्चों के सीखने के लिए उनकी जवाबदेही है। ये बिल्कुल सही है कि शिक्षक ही सिर्फ परिवर्तन ला सकते हैं, और ये एक नहीं, लाखों शिक्षकों को अपनी क्लासरूम में परिवर्तन लाना है, तभी जाके सस्टेनेबल बेसिस पे लर्निंग इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये एक बहुत बड़ी मुहिम है। कुछ प्रयत्न हो रहे हैं, कुछ हमको देखने को भी मिल रहा है कि परिवर्तन आ रहा है। तो हमको ये देखना है कि किस तरह से प्रशिक्षण, मोटिवेशन और जवाबदेही ये साथ में चले, जिससे कि बच्चों की लर्निंग में इम्प्रूवमेंट आता ही रहे। जैसे मैं कह रहा था कि 50% से हम संतुष्ट नहीं हो सकते, मास्टरी पे जाना है, 80-90% पे जाना है। तो इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा, और जैसे आपने कहा, शिक्षक प्रशिक्षण इसकी एक बहुत ज़रूरी कड़ी है। उसके साथ साथ शिक्षकों को अपने काम में वो मोटिवेटेड रहें और अपनी अकाउंटेबिलिटी समझे, ये भी बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट स्कूलों के लिए मेरा ये मानना है कि प्राइवेट स्कूलों को भी इन्वेस्टमेंट अपने टीचर्स में करना होगा। एब्सोल्युटली सर। इस समय प्राइवेट स्कूल्स के जो रिजल्ट्स, हाँ, यस सर, उस वहाँ पर एक काफ़ी काम हमें करना होगा। और जो ये असर की रिपोर्ट भी बताती है, जो लिमिटेड पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट मिल रहा है, ये साफ बताता है कि टीचर बनने के बाद पोस्ट ट्रेनिंग आपको सपोर्ट उतना नहीं है। क्लासरूम स्पेसिफिकेशन, जब अडेप्टेशन की बात आती है, अभी हम उसमें पीछे हैं, तो काफ़ी कुछ काम करना बाकी है। बातें तो सर आपसे और भी करनी थी, लेकिन मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी लंबी और सार गर्भित आपसे चर्चा हुई, बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट्स आपने दिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर डी झिंगरंजन सर, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। ये थी हमारी कवर स्टोरी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।